जब इस शरीर में वर्दी होती है तो क्या फीलिंग होती है, वो कैसा एहसास होता है? वर्दी दी गई है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, तो मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की मुझे ऐसा निभाना है। आपको देखता हूँ तो आपकी दुनिया थोड़ी सी हमसे बड़ी है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। कितना चैलेंजिंग होता है कि अपने काम को भी देखना है, उसमें भी रहे कि आप जिस फील्ड में हैं, बहुत सारे लोग सहमत होंगे कि अगर यहाँ पर जरा सी भी गलती हो गई तो जो लोग अभी तक आपकी तारीफ कर रहे थे वही लोग आपकी बुराई करने के लिए सबसे आगे खड़े होंगे। किसी भी चीज़ को, आप किसी भी काम को करेंगे या किसी भी दायित्व को आप निभाएंगे तो आप अपनी इंटेंशन से प्योर रहेंगे ना, तो रास्ता अपने आप बनता रहता है। पर कितना मुश्किल होता है कहीं एक जगह को अपना बना करके फिर उधर से किसी वजह से उस जगह को छोड़ना, कितना मुश्किल होता है। ये मुश्किल तो बहुत होता है क्योंकि पूरा बनारस एक परिवार की तरह बन गया है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है दिल से बनारसी अर्जुन 95 रेग एफएम से। और बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी कि कुछ बढ़िया आपको दिखाया जाए, कुछ अच्छा सुनाया जाए। और मुझे लगता है कि हम सब ना एक सफ़र में हैं, हमें कहाँ जाना है ये हमें नहीं पता, पर हम अपने घर से निकल गए हैं और पूरे दिल से चाहे कि मंजिल तक पहुँच जाएं। और इसी सफ़र के बीच में हम कई सारी जगह रुकते हैं, वहाँ पर कुछ समय बिताते हैं, फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी का नाम है चलना और हम चलते जा रहे हैं। आज मैं जिनसे आपको मिलाने वाला हूँ, बनारस ऑलरेडी इनको जानता है। बहुत सारे लोग हैं जो इनको देख करके ये कहते हैं कि हमारा भी सपना है इनके जैसा बनने का, और मेरा भी, अब मान के चलिए कि ये सपना है और आखिर तक मैं इस सपने को साथ में लेकर के चलूंगा कि मैं कोशिश कर सकूं कि इनके जैसा बन सकूं। इनके जैसा बनना कैसे है? एक इंसान जो पुलिस की वर्दी पहन करके घर से बाहर निकलता है तो मैं ये कह सकता हूं कि राई के दाने के जितना भी दाग नहीं होगा। और वो इस वजह से है कि जो परिवार के संस्कार शुरुआत से लेकर के अभी तक आगे चल रहे हैं वो अपना असर दिखा रहे हैं। और मैं बनना चाहता हूं इनके जैसा भाई बन सकूं, इनके जैसा दोस्त बन सकूं, इनके जैसा एक अच्छा इंसान बन सकूं, और वो बन सकूं जो मैं करना चाहता हूं मैं मन से कर सकूं। और अगर जीवन में कभी वो समय आया कि आगे बढ़ने का मौका मिला तो मैं इनके जैसा एक पार्टनर बनने की कोशिश करूंगा। और अगर हिम्मत हुई तो इनके जैसा बाप बनना चाहूंगा कि जो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हैं। दोस्तों, आज का ये टॉक आप ये समझिए कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। मैं आज कह सकता हूं कि मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं, कांप रहे हैं किसी इंसान को ये पूछते हुए कि जब आप एक शहर को छोड़ते हैं तो आपको कैसा लगता है। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं मेरे बड़े भैया, मैं इनको भैया ही कहता हूं, तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें समय दिया। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, फिर कुछ सवाल जो हो सकता है कि मेरे आने वाले सालों में बहुत काम आएंगे तो आपसे पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप जानते ही हैं मेरे बारे में। मेरा नाम विदुष है, लोग मुझे विदुष के नाम से जानते हैं। 2022 में मेरी पोस्टिंग वाराणसी में हुई थी। मैं वैसे पहले इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। मैं दुबई में भी रहा हूँ 2 साल, और मैंने वहीं ही सोचा था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करके देखूँगा, क्योंकि घर की याद मुझे आ रही थी फ्रैंकली स्पीकिंग। और मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कॉलिंग मेरी ये है कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर था, तो दिमाग वैसा था, थोड़ा चलता था कि क्या प्रॉब्लम है पहले समझते हैं फिर उसको सोल्यूशन निकालते हैं। तो लगा कि चलिए देखते हैं इस फील्ड में क्या कर सकते हैं, तो स्टार्ट की तैयारी और निकला। फिर मैं एग्ज़ाम निकला और पहली पोस्टिंग बाबा विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से मुझे बनारस मिल गई। और ये भी एक मिरेकल ही था, क्योंकि मैंने बस एक दिल से, मतलब गेट से मैं बाहर जा रहा था विश्वनाथ जी के, अंदर भी नहीं गया था। एक हल्की सी तमन्ना थी कि महादेव जी कभी भी मौका मिले तो आपके यहाँ मुझे सेवा देने का मौका ज़रूर देना। उन्होंने पहली पोस्टिंग ही मेरी ट्रेनिंग के बाद बनारस दे दी। ये उन्हीं की कृपा थी, और उन्हीं की कृपा से मैं यहाँ 4 साल रहा। और 4 साल मेरे जो ज़िंदगी के सबसे यादगार लम्हों में से हैं। मैं कभी पीछे मुड़ के देखूंगा तो बनारस का जो चैप्टर है, चैप्टर तो नहीं कहूँगा, ये पूरी की पूरी मेरी लाइफ ही बन गया, लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट हो चुका है मेरी। तो मैं इसके बिना शायद मैं ना कहीं कॉन्वर्सेशन में ख़त्म कर पाऊँगा, ना ही स्टार्ट कर पाऊँगा इससे आगे, क्योंकि बनारस ऐसे मेरे अंदर बस चुका है। जी, हम बनारस की तरफ बढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा उस समय की कहानी, जिस समय एक छोटे से शहर का लड़का जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है और वो सपने देखता है, और उन सपनों के बीच का जो सफ़र है, उस सफ़र के बारे में बताइए। सपनों से पहले शायद मजबूरी होती है लोअर मिडिल क्लास में सपनों देखने की।
आज़ादी तो होती है लेकिन हिम्मत बड़ी वो होती है कि ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, क्योंकि कंडीशंस आपकी वैसी होती है फाइनेंशियल, और ऐसे मन तो सपने देखने का ये था कि बाहर जाके, जैसे सब लोग कहते हैं यूएस में पढ़ेंगे, अच्छा सेटल होके ये करेंगे, क्योंकि सारे दोस्त वोस्त जब थे यही कर रहे थे। लेकिन असली चीज़ तो मेरे ख्याल से मेरे माँ बाप ने जो वैल्यूज़ दी हैं, उस मजबूरी में भी कैसे अपने आप को संघर्ष करके आगे उभारना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, पढ़ाई का क्या महत्व है, मेहनत का क्या महत्व है, डिसिप्लिन क्या होता है। तो सपने देखने की आज़ादी है लेकिन उसको पूरा करने का डिसिप्लिन वो घर से ही सीखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से देखिए सपने, गोल्स बनाइए, लेकिन फिर उसी शिद्दत से आप उसके लिए मेहनत भी करिए। जी। अब आपने दुबई का जिक्र किया। हम सभी का सपना है दुबई जाने का। मेरी तो अभी भी चेकलिस्ट में दुबई का नाम लिखा हुआ है कि कभी अगर टाइम मिला तो जा करके 10-15 दिन रुकूंगा और वापस अपने देश आ जाऊंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो कौन सा ऐसा पल था। मैं ऑलरेडी उसके बारे में जानता हूँ, ऑलरेडी इस पर हमारी बात बहुत अच्छे से हो चुकी है, पर जितने भी देखने सुनने वाले उनको भी इसके बारे में और पता होना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि ये कहानी क्या है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग और भी होंगे जो हो सकता है कि इस लाइव को, इस वीडियो को किसी और दुनिया के कोने से देख रहे हो और उनके मन में भी आए कि चलो सब छोड़ करके निकलते हैं अपने घर। दुबई में थे, अच्छी नौकरी थी, अच्छा पैसा मिल रहा था, बहुत सीखने को मिल रहा था, फिर भी सब कुछ छोड़ करके वापस आना। हाँ देखिए, रूट्स जो होती है ना आपको बुलाती ज़रूर है। तो मैं दुबई में था, सब कुछ अच्छा था, तो रूट्स की कॉलिंग जो होती है ना अलग अलग तरीक़ों से आती है। तो मैं बस ऑफिस में बैठा हुआ था, तो ऑफिस के पास में ही एम्बेसी एरिया था, तो इंडियन एम्बेसी थी, और बड़ा ऊंचाई पे बहुत ही विशाल, मतलब एक होता है ना मैजिकल एक मोमेंट सा होता कि आप एक तिरंगा लहराता हुआ दिख रहा था। मैं सोच रहा था, तो सोचते सोचते ख्याल आया वापस चलेंगे, कुछ करते हैं, घर पे रहेंगे, वहीं कुछ ना कुछ। और सिविल सर्विसेज का तो मेरा ये था कि वहाँ बैठ के हम इंडिया के अफेयर्स को बहुत फॉलो करने लगे थे। तो उस समय इलेक्शंस भी चल रहे थे, फिर कैसे इंडियन, क्योंकि समझ भी आने लगी थी क्या क्या इंडियन अफेयर्स होते हैं। फिर दोस्त वोस्त भी काफ़ी सारे सिविल सर्वेंट्स हो गए थे, उनसे भी मोटिवेशन मिली। फिर वहीं पढ़ाई स्टार्ट करी, और एमएससी तो थी साथ, रोज़ दिखता था वो तिरंगा, और पढ़ाई का जो एक माहौल बना, फिर जर्नी स्टार्ट हो गई और यहाँ आ गई। सर एक चीज़ जानना चाहता हूँ, हमने फिल्मों में जो भी सुपर कॉप देखे हैं ना, उनकी एक बड़ी अलग इमेज है, देख करके अरे भाई क्या है, ये तो दमंग है, सिंघम। जब इस शरीर में वर्दी होती है तो क्या फीलिंग होती है, वो कैसा एहसास होता है? वो एहसास मेरे को, देखिए ये इंडिविजुअल एक एक्सपीरियंस है। मेरे को वर्दी दी गई है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, तो मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की मुझे ऐसा निभाना है। ये नहीं है कि मैं कोई और इंसान बन जाऊँगा। वर्दी एक तरीके का मेरे को एक मैं ये बताना चाहूँगा, पहचान तो है, लेकिन इसके अंदर भी एक इंडिविजुअल है। तो मैं उस इंडिविजुअल को, जो उसकी सॉफ्टनेस है, उसकी काइंडनेस है, इस वर्दी का जो आप दिखा रहे मूवी में दिखाते हैं, कड़क है भाई, दमदार है, तो सॉफ्टनेस ना दब जाए, ये मैं इंश्योर करता हूँ। और मेरी फीलिंग यही रहती है कि मैं चाहे ये वर्दी पहना हूँ, लेकिन अंदर से मैं भी एक इंसान हूँ और मेरे सामने वाला भी एक इंसान है। तो इंसान से इंसान का कम्युनिकेशन होना चाहिए, ना कि वर्दी से किसी इंसान का होना चाहिए। उसी लेवल, उसी फीलिंग से मैं काम करता हूँ, और शायद समझने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि वो मेरे पास आया तो क्यों आया है, बजाय इसके कि ये मेरे पास क्यों आ गया। तो थोड़ा टफ रहता है, चैलेंजेस रहते हैं, बट हम जब प्रॉब्लम समझते हैं तभी सॉल्यूशन निकलता है। एक चीज़ और है, जब हम अपनी बात करते हैं तो सिर्फ हम अपने में रहते हैं। कि अगर मैं अपने बारे में कहूँगा तो मैं सिर्फ अपनी दुनिया में खोया रहूँगा, पर जब आपको देखता हूँ तो आपकी दुनिया थोड़ी सी हमसे बड़ी है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। उसके बीच में मैं जैसे कहा, मैं ये 1000 लोग, 10,000 लोग, लाख लोग, या मुझे नंबर नहीं पता, मैं सबके सामने कह सकता हूँ कि हाँ मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं आपके तरह फैमिली मैन बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको देखा है, आपके काम को देखा है, और आपके परिवार से भी मैं कह सकता हूँ मैं मिला हूँ। सो कितना चैलेंजिंग होता है कि अपने काम को भी देखना है, उसमें भी रहे कि आप जिस फील्ड में हैं, बहुत सारे लोग सहमत होंगे कि अगर यहाँ पर ज़रा सी भी गलती हो गई तो जो लोग अभी तक आपकी तारीफ कर रहे थे वही लोग आपकी बुराई करने के लिए सबसे आगे खड़े होंगे। तो अपने काम को भी अच्छे से करना है, और उसी के साथ में जो एक छोटा सा दिल, एक जो छोटी छोटी सी फैमिली है, उन सारी चीज़ों को भी मैनेज करना है। वो कैसे होता है? देखिए, आपको अपने इंटेंशंस में ऑनेस्ट होना होगा।
किसी भी चीज़ को आप किसी भी काम को करेंगे या किसी भी दायित्व को आप निभाएंगे तो आप अपनी इंटेंशन से प्योर रहेंगे ना, तो रास्ता अपने आप बना रहता है। तो मैंने बस जो भी काम किया है या जो भी करता हूँ अभी भी मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, लर्नर ही समझता हूँ अपने आप को, सीख ही रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता कि असली फैमिली मैन क्या होता है, एक मतलब सुपर कॉप क्या होता है, आइडियल पुलिसमैन के कौन होता है, मुझे भी नहीं पता है। मैं अभी सीख ही रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे बस ये पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या मैं इसमें और बेहतर क्या कर सकता हूँ, जो मुझे अच्छा लगे, कि मैं सेटिस्फाइड जब तक नहीं हुआ तब तक मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट करता रहूँ। तो काम करने प्रोफेशनलिज्म में ये रहता है। और घर की जब बात आती है तो घर में क्योंकि वो फैमिली है अपनी और वही मुझे इस चीज़ को करने के लिए सपोर्ट करती है, तो आपको एक निश्चित थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। नहीं भी निकाल पाते कुछ ना कुछ एक्ट आप कर सकते हैं जिससे दूर रह के भी आप उनको एहसास दिला सकते हैं कि आप हैं उनके साथ। मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ाना चाहूँगा। बहुत सारे लड़के हैं जो अभी नए नए शादी के रिश्ते में बंधे हैं, या फिर जो पहली बार अपने बच्ची को या अपने बच्चे को गोद में उठा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि वो जो आपकी स्टोरी है, जो आप करते हैं, जो बहुत सारे लोगों को सीखना चाहिए, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। तो मेरा कंसेप्ट था जो हमने पहले भी डिस्कस किया, डिजिटल डायरी का। तो मैं पहले जैसे सभी लोगों की तरह मैं भी सोशल मीडिया का वो हूँ। मुझे खैर पढ़ाई के समय पे नहीं था इतना, लेकिन अब क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करिए, उसे अच्छे तरीके से यूज़ करिए। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि जब बच्चे नहीं थे तब तो मैं अपने लिए करता था, अपनी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करता था। लेकिन जब वो आ गई तो मुझे लगा यार मेरी दुनिया अब यही है। तो मेरी ऑनलाइन वर्ल्ड को एटलीस्ट मैं डेडिकेट किया उसकी लाइफ के लिए है, और दोनों के लिए। मेरी दूसरी वाइफ बहुत छोटी है, तो उसके सारे मोमेंट्स को कैप्चर करना, उसके जो अच्छे अच्छे मोमेंट्स है उसको टाइम कैप्सूल की तरह कैद करके रखना, ताकि आगे जब वो आगे जाके पढ़े उसमें छोटे छोटे मैसेजेस लिख देना एज अ कॉन्वर्सेशन, वो टाइमलेस कॉन्वर्सेशन की तरह प्रिजर्व हो जाए। तो जब वो बड़ी होगी और जब मेरी प्रोफाइल अगर कभी स्क्रॉल करेगी तो शायद उसको वो बचपन याद आए। और मैं बस अपने में यही सोचता हूँ कि उसका शायद मैंने बचपन प्रिजर्व कर दिया हो। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है जी, और दोस्तों यही ये चीज़ है जो हम थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना तो मुझे लगता है कि हर जगह से चाहिए। वो शहर जो इंसान को रोक लेता है, बनारस। हर किसी के हिस्से का अपना एक बनारस है। कोई इंसान घाट में बैठे हुए अपने हिस्से के बनारस को एंजॉय कर रहा होगा, कोई बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद अपने हिस्से के बनारस को देख रहा होगा, कोई मणिकर्णिका घाट पे बैठा होगा। हर किसी का हिस्से का एक बनारस है। आपके हिस्से का बनारस कैसा था और कैसा है? देखिए, मेरे हिस्से के बनारस की कोई बाउंड्री नहीं है, ना कोई एक फिजिकल लोकेशन है। ये तो मेरी आत्मा में आ गया है पूरा बनारस। मतलब कहते हैं ना यहाँ के कण कण में शिव है, मुझे लग रहा है मेरे कण कण में बनारस आ चुका है। तो जैसे मैंने कहा कि मेरी ना कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट और ख़त्म हो ही नहीं सकती बनारस का जिक्र किए हुए। तो पूरा बनारस ही मेरी फैमिली है, जहाँ क्योंकि मेरे को इतना बढ़िया मौका मिला, एक तो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र भी है और बाबा की नगरी। तो मेरे लिए तो हर सेकंड यहाँ पे बनारस है। तो और मैं जाता भी हूँ तो चाहे मैं दिल्ली जाऊँ या जहाँ जाऊँ तो बनारस मेरे दिमाग दिल में रहता है। तो एक कोई जगह या ऐसा कोई एक आदमी नहीं है बनारस, यहाँ पे एक लोकेशन नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है बनारस। और एक्सपीरियंस लिमिटलेस होता है, टाइमलेस होता है, स्पेसलेस होता है। भैया एक सवाल है। हम सब ना कहीं अटके हुए हैं। हमने अपने हिस्से की खूंटी गाड़ रखी है और उसी में जाकर के अटक गए हैं। और समय के साथ कई बार चीज़ें छूट भी जाती हैं, दीवारों के वो कहते पपड़ियाँ छूटने लगती हैं, सारी चीज़ें धुंधली हो जाती हैं और सब कुछ एक समय पे शून्य हो जाता है। बनारस अच्छे से समझ सकता है कि यहाँ पे हमने बहुत चीज़ों को ऊपर जाते हुए देखा है, फिर एक समय बाद वो शून्य हो जाती हैं। आपका जो जीवन है अभी तक का, जो मैंने समझा है, जो मैंने जाना है और मैं जानने की जो कोशिश कर रहा हूँ, एक छोटे शहर से निकलना, उसके बाद अपने सपनों की तरफ भागना, एक बार पहले विदेश जाना। हमने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी ना जिन्हें मैं अपने अंदर समेट के रखना चाहता हूँ, जो सिर्फ मेरी हों, और ये वीडियो सिर्फ आपकी है। तो एक शहर जाना, देश जाना, फिर वहाँ से निकल के वापस अपने भारत आना, फिर वहाँ से दुबई जाना, दुबई से फिर लौट करके आना, तैयारी करना, फिर शायद आप मुझे करेक्ट करिएगा, आप एक ड्यूटी के लिए बनारस आते हैं, किसी काम से आते हैं, मंदिर के बाहर से निकलते हैं, बिल्कुल बाबा विश्वनाथ से कहते हैं कि यहाँ रुकना है, वो किसी ना किसी तरीके से आपको पहली पोस्टिंग दे देते हैं। अब सवाल ये है कि हम सब एक शहर, एक घर, एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं, धीरे धीरे उसे समझते हैं। एक समय बाद किसी वजह से वो इंसान, वो घर, वो शहर
छूट जाता है। आपके लिए पूरा शहर आपका है, आप साइबर क्राइम भी आपने देखा और आए दिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए और उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। पर कितना मुश्किल होता है कहीं एक जगह को अपना बना करके फिर उधर से किसी वजह से उस जगह को छोड़ना, कितना मुश्किल होता है? ये मुश्किल तो बहुत होता है क्योंकि पूरा बनारस एक परिवार की तरह बन गया है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, शायद पता ही है आपको, मेरी बड़ी बेटी का नाम काशी है। यस, मैं मिला भी जिंदगी उससे। भर के लिए काशी मेरा, मैं हो ही नहीं सकता कि दिन में मैं 10, मतलब कितनी ही बार मैं काशी काशी पुकारता हूँ। तो काशी तो मेरे एक तरीके से मैं लेके ही जा रहा हूँ जी। तो। और मेरे को जब भी मैं अपनी बेटी को देखूंगा या उससे कभी जब भी उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा तो मेरे को पूरी बनारस की याद आनी ही आनी है। और पूरा बनारस का एक होता है ना कि शहर जो है वो मैंने उसमें समा दिया है। मेरे को ऐसा लगता है कि एक होता है ना कि एक इंसान में पूरा शहर बस गया। तो वो छोटी सी जो मेरी बिटिया है तो वो पूरा बनारस का जो एसेंस है वो अपने साथ लेके हर जगह जाएगी जहाँ भी मैं जाऊँगा। तो मैं शहर को अपने साथ तो लेके जा रहा हूँ। और ये शहर आपको अपने दिल में बसा के बैठ चुका है। जब भी आपकी बात होती है तो कोई ऐसा चेहरा नहीं होगा या रेडियो में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने आपके बारे में बात ना करी हो मेरे से। और बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था कि आपसे मैं वीडियो के थ्रू बात करूं। जब ऑडियो आई थी तो बहुत से लोग खुश हुए थे और आपकी तारीफ़ बहुत सारी चीज़ों पे की गई। मैं भी तारीफ़ आपकी करना चाहूँगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आप मेरे अपने हैं, मैं इसलिए तारीफ़ करूँगा क्योंकि आपने काम वो किया है। आप सारनाथ में भी आपने देखा, वहाँ के दायित्व आपके ऊपर था, साइबर क्राइम भी आपने संभाला और आई थिंक ये फर्स्ट आपके ही अंडर में आया है साइबर क्राइम। हाँ पहले भी थे लेकिन हाँ साइबर का जो एसीपी क्राइम जो सबसे पहले जो प्रॉपर एसीपी क्राइम साइबर क्राइम हुआ था वो हमारे अंडर सर ने दिया था। हाँ, तो सर मुझे आप कुछ एक आपके अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है कि 300 बच्चों को आपने बचाया जो एक फ्रॉड में फंस गए थे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का आपने पैसा जो फंस गया था वो निकाला। ये कैसे सब हुआ है? ये थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से सारी चीज़ें रही, क्या वो तैयारी रहती थी, कैसे सारी चीज़ें हुई हैं? एक जुनून सा रहता है कि कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है कि लोगों को राहत मिले या जो फंसे हुए हैं जो पीड़ित हैं उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिले। तो उस जुनून के क्रम में ही हम कार्रवाई करते हैं और उसी हिसाब से ही हम लोग अपनी जो भी टीम्स होती हैं सबके साथ कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। तो ये एक एमएलएम फ्रॉड था जो आप शायद सोशल मीडिया पे देख भी रहे हो। तो ये मेरे ख्याल से पूरी इंडिया में बहुत चल रहा है। लोग समझ नहीं पाते फ्रॉड कैसे है, सबको लगता है कि ये तो नौकरी है, ये है कमीशन बेस्ड है, लेकिन ये एक पिरामिड स्कीम है। पिरामिड स्कीम अगर आप देखें तो प्राइजेज एंड चिट फंड्स एक्ट में पूर्णतः इलीगल है। और इसी में ही जो कानूनी पेच है उसका फ़ायदा उठा के नेटवर्क मार्केटिंग और जो स्कैम के बीच में थिन लाइन होती है बड़ी। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? प्रोडक्ट फोकस होती है, वो लोगों को प्रोडक्ट बेचती है, उस पर प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है। यहाँ पे इंसान मार्केट करता है अपने आप को या अपने नेटवर्क को। इसमें क्या करता है? फोकस जो होता है रिक्रूटमेंट में होता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले इनिशियली जॉब के बहाने बुलाते थे कि आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। यहाँ आके उन्हें माइंड वॉश और ट्रेन किया जाता कि आप अपने नीचे 4 आदमी को जोड़िए तब आपकी सैलरी बढ़ेगी, तब आपका ये होगा। वो नीचे 4 आदमियों को और बताया था आप 4 को जोड़िए। तो जो पैसा का फ्लो हो रहा था अपवर्ड हो रहा होता, जो टॉप पे लोग होते हैं वो लोग सारा मलाई खा रहे होते हैं। और जो बेचारे नीचे बॉटम के, क्योंकि बॉटम हैवी होता है, पिरामिड स्कीम बॉटम हैवी होते हैं, वो बेचारे दयनीय कंडीशन में रहते हैं। वो बेचारे जोड़ने में लगे रहते हैं, कमीशन वगैरह मिलती नहीं मिलती। कमीशन तो वैसे भी जो होगी इलीगल ही होगी क्योंकि कोई आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। और इनको क्योंकि धीरे धीरे इवॉल्व करके उन्होंने एक प्रोडक्ट, एक फेस के नाम से प्रोडक्ट जो घटिया, जिसका मतलब 100 रुपए की भी वैल्यू नहीं होगी, उसे 15-20 हज़ार में बेच रहे। तो ये स्कैम जो है बड़ा बहुत ही, एक मैंने लाइन पढ़ी अभी मैं जब देख रहा था कि भारत के उसमें उसने मैं कोई कमेंट में मैंने पढ़ा था कि भारत के जो बेरोजगार लोग हैं वही बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बड़ी डीप लाइन थी। मतलब अगर आप देखें तो जो टॉप पे बैठे हैं वो भी कोई बहुत स्किल सेट वाले नहीं है, वो भी बेरोजगार ही रहे। उनका क्रिमिनल माइंडसेट चला गया, उन्होंने बेरोजगारों को टारगेट किया और किसके नाम पे? बेरोजगारी के नाम। राइट। तो मेरे ख्याल से बहुत ही गंभीर प्रकृति का क्राइम है और लोग इसमें अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि जो नौजवान जो नवयुवक हैं वो नौकरी के नाम पे इसमें फंसते जा रहे हैं। तो ये स्कैम है जिसमें हमने वर्कआउट किया है। और दोस्तों इस स्कैम के बारे में मैं और भी डिटेल पे बात करूंगा। रेडियो में ऑलरेडी हमने इस पर चर्चा करी थी। इस पर एक और वीडियो अगर होगी तो मैं कहीं ना कहीं से आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि सर का ऑलरेडी इंटरव्यू आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगा। अब एक नया शहर है,
नई जिम्मेदारियां हैं, क्या लेकर के जा रहे हैं? खैर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। शहर वो अभी यहाँ से तो नया है, लेकिन मैं शुरुआत के जो 5-6 महीने मैं वहीं बिताया था मैंने। ओके। और मेरे ख्याल से वो वहीं के लोगों की एक चाहत है कि मेरे को वहाँ बुलाया गया है। तो वहाँ के भी लोग भी बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा मेरा वहाँ पे जो एक टाइम रहा था, बहुत अच्छा रहा था। तो मैं लोगों से जुड़ना पसंद है मुझे, तो मैं वहाँ पे भी जाके जुड़ के, और जो भी मेरे बेस्ट होगा मैं वहाँ करना चाहूँगा उनके लिए। दोस्तों, जितने बनारसी अभी देख रहे हैं, एक काम करिए, 2 मिनट निकालिए और दिल से कहिए कि अभी ना जाइए छोड़ के, अभी मन भरा नहीं, अभी बहुत कुछ जानना है, बहुत बातें करनी है। अभी तो ये शायद कुछ महीने पहले की मुलाकात है और इतना अच्छे से आपको समझा, बहुत कुछ पूछने का मन कर रहा है पर समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या छोड़ूं, क्या अपने लिए रखूं। तो यहीं पे एंड करेंगे। कुछ छोटे छोटे सवाल है, उनको एक लाइन में जवाब देना है। अपने आप को खुश करने के लिए क्या करते हैं? मैं कभी कुछ पढ़ता हूँ, कभी कुछ गाने सुन लेता हूँ, और कभी कुछ डीप, मतलब कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देखना मुझे पसंद है, तो जिसमें लाइफ के बारे में थोड़ा लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो। जो भी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज करने वाली चीज़ होगी वो मुझे बहुत पसंद है। वही मेरे लिए एकदम आई ओपनिंग और खुशी करने वाली बात है। अगर बनारस को एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे? बनारस को एक शब्द में, काशी। काशी आपकी बेटी का भी नाम है। फैमिली? फैमिली के बारे में, फैमिली ही सब कुछ है अल्टीमेटली। सब आप जॉब कर लेते हैं, सब कुछ काम कर लेते हैं, लौट के आपको घर के पास ही जाना है, फैमिली के पास ही जाना है। वो खुश हैं तभी आप आगे सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, इस पे एक लाइन मुझे बहुत याद आती है कि हम निकले थे सफ़र पे, पर आखिर मंजिल तो हमारा परिवार ही है। तो आप चाहे पूरा दिन कहीं पे भी भटक लीजिए, कितना भी घूम लीजिए, एक चिड़िया भी पूरा दिन घूमती रहती है, आखिर में आकर के अपने बच्चों में उनका जो घोंसला होता है वहीं आकर के बैठती है, और वो हमें पता है कि क्या है। ये वर्दी के लिए क्या कहेंगे? वर्दी यही अस्तित्व है, और इसी ने ही एक पर्पस दिया लाइफ का। एक होता है ना पर्पस ऑफ लाइफ, लोग ढूंढते हैं जब आप यूथ में आते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, ये क्वेश्चन था। तो ये पर्पस इस वर्दी ने दिया है, और वो बहुत एक आपकी अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पीछे मुड़ करके देखते हैं, क्या लगता है? पीछे मुड़ के देखते हैं तो जो सीखते थे, सीख थी, जो भी चीज़ें और अच्छी हो सकती थी उसको फिर आगे फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने की यही इच्छा रहती है। जी, छोटा भाई हूँ आपका, पूरे हक से कहता हूँ और पूरे बनारस के सामने कह चुका हूँ, और अब वीडियो के थ्रू भी लोगों को कह रहा हूँ, अर्जुन के लिए क्या कहेंगे? अर्जुन मेरा छोटा भाई है, और देखो लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। हौसला बुलंद रखना है, अपने आप पे विश्वास करना है। बहुत अच्छा, मैं आपको सुनता हूँ तो मन करता सुनता ही रहूँ। तो बहुत अच्छा आपका नरेशन है, आपका वोकल्स बहुत अच्छे हैं। आगे करिए, और पूरा आपके एफएम मैं बिलीव करता हूँ कि आप जहाँ जिस लाइन में हैं आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे आगे। तो दोस्तों, बातों को यहीं पे विराम देंगे। कुछ बातें मैं अपने लिए, अपने हिस्से की रख लेता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर कभी महादेव ने चाहा तो ये फिर वापस आएंगे, और अगर किसी वजह से नहीं आ पाते हैं तो हम इनके पास जा कर के देखेंगे कि क्या जो ये बनारस को अभी यहाँ से ले करके जा रहे हैं उस शहर में, वो बनारस वहाँ के लोगों को कितना दिख रहा है, इनके द्वारा किया हुआ काम वहाँ के शहर में कितना बदलाव लेकर के आया है। तो ये मैसेज कुछ कहेंगे बाकी लोगों को? हाँ, काशीवासियों नमस्कार। मैं आपसे हमेशा जुड़ता रहता था, कभी मीडिया ब्रीफिंग्स में, कभी अवेयरनेस सेशंस में। तो खैर मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आया था, 2 लोग, मतलब मैं और मेरी वाइफ आए थे, लेकिन अब ये पूरे बनारस लाखों लोग का जो शहर है वो पूरा परिवार मेरा बन गया है। काफ़ी बड़ा ख़ानदान परिवार लेके जा रहा हूँ, और कभी भी मेरे लायक कभी भी कुछ सेवा करने का मौका अगर होगा तो आप मुझे बताइए, मुझसे संपर्क करिएगा। हमेशा मैं आपसे जुड़ा रहना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने हमें समय दिया। और दोस्तों, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये शहर को अलविदा कह करके जा चुके होंगे, पर इस वीडियो को हमें वहाँ तक पहुँचाना है कि लोगों को ये एहसास हो कि सच में हमने एक डायमंड को अपने आप से कुछ समय के लिए दूर किया है, और वो हमारे दिल के बहुत करीब है और हमारे दिल के ही करीब रहे। थैंक यू, थैंक यू।